जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चल रही है रिवीजन सीरीज अकाउंटेंसी क्लास 12th की, जिसका हमने पहला चैप्टर जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर शुरू करने से पहले हम देखते हैं एक बार कि पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म मतलब जो हमारे पार्टनर पहले काम कर रहे थे उनकी जो पार्टनरशिप थी वो एक बार अब ख़त्म हो जाएगी और दोबारा वो नई पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है दोबारा किसी चीज़ को बनाना, मतलब दोबारा गठित होना, पुनर्गठन होना। और किस चीज़ का होगा हमारे यहाँ पर पुनर्गठन? पार्टनरशिप फर्म का होगा। तो पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन कब कब हो सकता है कि हमारे जो भी पार्टनर हैं या तो वो क्या करेंगे कि हमारी जो भी प्रॉफिट शेयर करने का रेशो था उसमें चेंज कर लेंगे, या फिर हमारे पार्टनर्स जो हैं पहले 2 या 3 पार्टनर काम कर रहे थे उसमें कोई नया पार्टनर ऐड हो जाता है तो हमारी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशंस हो जाता है, या फिर हमारा कोई पार्टनर हमारी फर्म को छोड़कर चला जाता है तो भी उसे पुनर्गठन का नाम दिया जाएगा। या फिर क्या होगा कि हमारे जो पहले जो फर्म काम कर रही थी, जैसे मान लो 2 फर्में हैं, वो अपना अपना काम बंद करके एक नई फर्म के रूप में दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देती हैं, जिसे हम नाम देते हैं एमलगमेशन का। उसके तौर पर भी हम क्या करते हैं कि हमारी फर्म का पुनर्गठन होता है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा ये रहेगा कि एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब जो पहले से विद्यमान हमारी फर्म में पार्टनर थे वो अपना प्रॉफिट शेयर करने का रेशो जो है वो चेंज कर लेते हैं, तो हमारे साथ कैसे क्या हमें जो सारे ट्रीटमेंट होंगे अकाउंटिंग वो करने पड़ेंगे। तो क्या कह रहा है कि जैसे हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन था उसमें किन सर्कमस्टांसिस में हो रहा है। पहला जो पॉइंट है कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही हमारा चेंज हो जाता है। ये पॉइंट है, आज का चैप्टर हमारा पूरा इसी पॉइंट पर रहेगा कि जब हमारे जो पार्टनर हैं वो अपना शेयर करने का प्रॉफिट शेयर करने का रेशो चेंज कर लेते हैं तो हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करने होते हैं। आज के चैप्टर में हम ये देख रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो देखो क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है कि प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज होने का, कि जब भी कोई इस तरह का कोई भी चेंज होता है, जैसे कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कोई रिटायर हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या वो अपना पहले से ही जितने पार्टनर हैं वो अपना प्रॉफिट शेयर करने का रेशो चेंज कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि पुरानी जो पार्टनरशिप की उनकी कंडीशंस थी, टर्म एंड कंडीशंस थी, जो हम रिटर्न में लिख रहे थे तो उसको नाम दे रहे थे पार्टनरशिप डीड का, वो डीड हमारी ख़त्म हो जाएगी। वो जो भी टर्म कंडीशंस हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। हम क्या करेंगे, नए रूल रेगुलेशंस बनाएंगे, नई टर्म कंडीशंस हमारी फिक्स होंगी। अब नए जो प्रॉफिट शेयर करने का रेशो चेंज कर रहे हैं तो, और वो नई पार्टनरशिप डीड लिखी जाएगी हमारी। तो उसमें क्या हो रहा है कि जब हम कह रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब हमारी फर्म जो है, फर्म वही रहेगी लेकिन उसके पार्टनर जो हैं, हमारे आज के चैप्टर में पार्टनर भी वही हैं, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन किस बिहाफ पर हो रहा है कि हमारे प्रॉफिट शेयर करने का रेशो चेंज हो रहा था। तो उस टाइम पे हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हमारे जो भी अकाउंट्स तैयार करेंगे उनमें हमें क्या चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि हमें 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं इसी सिचुएशन में, कि हमारा एक तो सेक्रीफाइसिंग और एक गेनिंग रेशो निकालना होता है। ये सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशो क्या होता है कि जैसे 2 पार्टनर हैं, पहले मान लो वो बराबर प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, 2 पार्टनर हैं, हमारा ए है और एक बी है, दोनों बराबर बराबर बांट रहे थे अपने प्रॉफिट को, दोनों एक एक रेशो था। अब मान लो दोनों की सहमति से इनका रेशो चेंज हो जाता है, 2-1 हो जाता है। तो ये पार्टनर जो पहले हमारे जैसे मान लो 100 रुपये प्रॉफिट है, उसमें से 50 रुपये हमारा ए ले रहा था और 50 बी ले रहा था, लेकिन उन्हीं 100 रुपये के प्रॉफिट को अब ये डिसाइड कर लेते हैं दोनों पार्टनर मिलकर कि इन 100 रुपये में से 2 हिस्से, अब पहले उन 100 के 2 ही हिस्से बन रहे थे, दोनों एक एक हिस्सा ले रहे थे, अब उन्हीं 100 रुपये के 3 हिस्से बन जाएंगे। उन 3 हिस्सों में 2 हिस्से जो है वो ए लेगा और एक हिस्सा हमारा बी लेगा। तो अब देखो वही 100 रुपये हैं, अगर उनको 3 हिस्सों में बांटा जाता है तो 33 पॉइंट कुछ हो जाता है, 33.3 हो जाएगा। तो अब अगर ए 2 हिस्से ले रहा है तो 33 + 33 67 प्लस कुछ हो जाता है, 67 रुपीज़ जो है वो हमारा 67 रुपीज़ जो हमारा ए ले रहा है। तो इसका मतलब देखो ये बी है, पहले ये 50 रुपये ले रहा था, अब 100 रुपये का एक हिस्सा लेगा 3 हिस्सों में से, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए को 66 रुपये मिलेंगे अब, और बी जो है वो सिर्फ 33 रुपीज़ लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो ए पार्टनर था वो पहले 50 ले रहा था लेकिन अब 66 ले रहा है, तो इसको क्या हुआ है, गेन हुआ है रेशो चेंज होने के कारण। लेकिन बी है वो क्या कर रहा है कि 50 ले रहा था पहले लेकिन अब 33 लेने लग गया, तो इसका मतलब इसने क्या कर लिया
सेक्रीफाइस किया है, अपना जो हिस्सा था वो क्या कर दिया, दूसरे पार्टनर के लिए इसने सरेंडर कर दिया। तो ये रेशो होती है हमारी सेक्रीफाइस एंड गेनिंग। इस चैप्टर के जब न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि क्या कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कौन पार्टनर हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, ये रेशो निकाल के देखेंगे। ठीक है। दूसरा, हमें गुडविल की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। गुडविल, जैसा कि इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें थ्योरेटिकल भी पता होना चाहिए। क्या होती है गुडविल? किसी भी फर्म का जो नेम होता है कि उसके ब्रांड नेम कैसा है, मार्केट में उसकी इमेज कैसी है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, उसी को हम अपने अकाउंट में क्या नाम देते हैं, गुडविल देते हैं। तो ऐसे में क्या है कि दो पार्टनर हैं, काम कर रहे हैं, तो उनकी सभी की अपनी पर्सनल कुछ इमेज होगी मार्केट में, वो गुडविल है, उसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड हमारे आगे हम पढ़ेंगे। उस गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे अकाउंटिंग। इसके बाद कुछ देखो, अगर पार्टनरशिप फर्म है उसमें अगर चेंज हो गया रेशो में, पार्टनर्स के बीच में रेशो में चेंज हो गया, तो एक तरीके से पहले वाली पार्टनरशिप पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। पहले वाली पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है तो इसका मतलब पहले जितने भी हमने प्रॉफिट संचित करके रखे थे, जितने भी हमने रिजर्व बना रखे थे, या फिर जितने भी हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, उन सभी को हम रीवैल्यूएट करेंगे और उनकी अब की जो वैल्यू होगी वो हम अपने अकाउंट्स में लिखेंगे। तो ये सभी ट्रीटमेंट हमें अब क्या करने होते हैं इस चैप्टर में। जब न्यूमेरिकल करना शुरू करोगे तो ये हमें ट्रीटमेंट करने होंगे कि रेशो अगर चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयर करने का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालनी होगी, गुडविल कैलकुलेट करनी होगी, गुडविल का एंट्रीज करनी होगी, जनरल एंट्रीज, फिर जो रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होंगे हमारे, उनको भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उनकी करनी पड़ेगी, और जो एसेट्स और लाइबिलिटीज जितनी भी है हमारी, उनको भी हम रिवैल्यूएट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में अब करनी पड़ेंगी न्यूमेरिकल करते टाइम। जो अभी हम बात कर रहे थे जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशो है, इसके बारे में देखते हैं एक बार क्या है। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या कह रहा है कि जब भी कोई पार्टनर हैं, काम कर रहे हैं मिलकर, वही पार्टनर अगर प्रॉफिट शेयर करने का रेशो चेंज कर लेते हैं, अगर रेशो चेंज करते हैं तो उनमें से देखो अगर चेंज हो रहा है तो कोई एक पार्टनर, अगर नया कोई भी पार्टनर यहाँ पर नहीं आया है, कोई छोड़कर नहीं जा रहा है, पहले वाले ही पार्टनर हैं, उनका रेशो चेंज हो रहा है, तो ज़रूर कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस करेगा, किसी को पहले से ज़्यादा हिस्सा मिलने लगेगा, मतलब गेन करेगा। तो जो भी सेक्रीफाइस का क्या मतलब है कि हमने अभी बात भी की कि जो सरेंडर कर देगा, तो हमारे ओल्ड रेशो पहले जितना पैसा उसको मिल रहा था उसका कुछ हिस्सा वो दूसरे पार्टनर्स के लिए छोड़ देता है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि हमारा सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है। तो हम जाओ अपना पुराना रेशो, जैसे पहले एग्जाम्पल हम ले रहे थे ए बी का, पुराना रेशो हमारा 1-1 बोला था हमने कि हमारे दो पार्टनर हैं ए और बी हैं, और दोनों का रेशो है पहले 1-1 बांट रहे हैं वो। अब हमने बात की कि 2-1 में बांटना शुरू कर देंगे, तो ये ओल्ड रेशो की जो बात कर रहा है वो ये रेशो हो जाएगा हमारा 1-1, एक जो पुराना रेशो हो जाएगा, और नया रेशो की जो बात कर रहा है ये हमारा नया रेशो हो जाएगा। इस पुराने रेशो में से जो नया रेशो हम घटाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, हमारा दूसरा जो है गेनिंग रेशो निकालने की बात कर रहा है। गेनिंग रेशो मतलब वही दो पार्टनर हैं, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल भी लिया था 100 रुपये का, कि जो हमारा ए पार्टनर था वो 50 की बजाय जब 66 रुपये कमाने उसने शुरू कर दिए, हमारा प्रॉफिट रेशो चेंज कर दिया, पहले 50 लेता था, हमारे प्रॉफिट में से 100 का एग्जाम्पल लिया उसमें, अब वो 66 कमाने लग गया। और एक दूसरा पार्टनर था बी जो 50 की बजाय 33 रुपये अब लेने लग गया। तो इसका मतलब एक हमारा पार्टनर पहला जो है वो 50 की बजाय 66 लेने लग गया, तो इसका मतलब वो गेन कर रहा है। और 50 की बजाय अगर हमारा दूसरा पार्टनर भी 33 लेने लग गया तो इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। यही रेशो हमें इसमें कैलकुलेट करके देखनी होती है कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनमें कौन गेन कर रहा है और कौन सरेंडर कर रहा है। तो गेनिंग रेशो के लिए फॉर्मूला क्या होगा कि नया रेशो जो होगा हमारा, नया रेशो जैसे अभी एग्जाम्पल में हम बात कर रहे थे 2:1 था और पुराना रेशो हमारा 1:1 था। नए रेशो में से अगर पुराने रेशो को घटा दोगे तो हमारा गेनिंग रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। अभी हमने 4 पॉइंट जो पढ़े थे कि पहले हम सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, इसका थोड़ा सा हमने मीनिंग देख लिया। इसके बाद देखो एक एग्जाम्पल कह रहा है, ये सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए इस एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ लेंगे इस चीज़ को। क्या कह रहा है कि हमारे ए बी सी 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट और लॉस जो है वो शेयर करते हैं 3-2-1 में, 3-2-1 रेशो में अपना प्रॉफिट ये शेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि फ्यूचर के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि 2-2-1 जो हमारा है रेशो अब इन्होंने फिक्स कर लिया, 2-2-1 में बांटना शुरू कर देंगे। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है
ये देखना है कि हमारा कौन सा पार्टनर गेन करेगा, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा रेशो चेंज होने के कारण। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि हमारा ओल्ड रेशो है उसमें से हम न्यू रेशो जो है वो घटा देंगे। तो इसमें ओल्ड रेशो कौन सा हो जाएगा, 3 2 1 है हमारा ओल्ड रेशो हो जाएगा, और नया रेशो इसने दे रखा है 2 2 1 नया रेशो है। तो 3 2 5 और 1 6, पहले हमारे 6 हिस्से बनते थे, 6 हिस्से बनते थे। तो हमारा ओल्ड रेशो अगर मान लो ए पार्टनर का निकाल रहे हैं तो 3/6 जो है इसका पुराना रेशो हो गया, और जो 2 2 1 रेशो है इसमें टोटल हिस्से हमारे 2 2 1 5 हिस्से बन रहे हैं, उसमें से 2 हिस्से अब कौन ले रहा है, ए ने लेना शुरू कर दिया। 2/5 मीन्स इसका नया रेशो हो गया। 3/6 को 2/5 से यहाँ कैलकुलेट कर रहा है ये, 6 और 5 का इसने एलसीएम ले लिया 30, और अब क्या है कि 6 5 जा 30 होता है तो 3 5 जा 15 कर दिया, और 5 6 जा 30 होता है तो 2 6 जा इसने 12 कर दिया। 15 में से 12 घटाए हमने 3 बचे हैं। इसमें देखो पहले इसको अब सेक्रीफाइस किया या गेन किया, या तो हम न्यू माइनस ओल्ड करके देखते तो हमें पता चलता कि इसने गेन किया है, या सेक्रीफाइस के लिए हमने रेशो अभी पढ़ा है कि हमारा ओल्ड माइनस न्यू करते। अब इस क्वेश्चन में हम सीधा ये कहता कि सेक्रीफाइस रेशो निकालो, तो हम क्या करते, उसका फॉर्मूला लगाते। अगर गेनिंग रेशो कहता तो गेन वाला फॉर्मूला हम लगा लेते। इस ऐसा क्वेश्चन अगर दे रखा है, ये देखना हमें ही है कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये ध्यान दे लो बेटा कि जैसे मान लो एलसीएम लेते टाइम तुमने क्या किया है कि ए जो है ना, पहले हमारा 15 रुपये, सॉरी ए हमारा ये पता करने के लिए कि सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है, हम क्या कर लेंगे, ए पहले 15 हिस्से ले रहा था, यहाँ देखो अब इसने 12 हिस्से ले लिए, तो इसका मतलब क्या किया इसने, 15 की बजाय अब 12 हिस्से मिलने लग गए, मतलब 3 हिस्से इसने अपने छोड़ दिए, तो इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है। बी का ऐसे ही कैलकुलेट करके देखा, पुराना रेशो इसका 2/6 था, हमारा यहाँ पर 2 रेशो था इसका बी का, और यहाँ भी हमारा जो नया है उसमें भी 2 रेशो हो गया इसका, लेकिन ये 5 हिस्सों में से है और ये हमारा 2 6 हिस्सों में से। 2/6 को हमने में से 2/5 पुराने में से हमने नया रेशो घटाया। अब देखो ये जो इस टाइम पे 10 हिस्से ले रहा था, यहाँ देखो पहले 10 हिस्से मिल रहे थे एलसीएम के बाद, अब इसने 12 लेने शुरू कर दिए, तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, 2 हिस्से इसको ज़्यादा मिलने लग गए, तो गेन कर रहा है। ऐसे ही हमारा सी है, एलसीएम के बाद 5 हिस्से पहले ले रहा था, अब 6 लेने शुरू कर दिए, तो इसको भी गेन हो रहा है। हमारा ए पार्टनर यहाँ सेक्रीफाइस कर रहा है, बी हम और सी हमारे जो दोनों गेन कर रहे हैं। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा गुडविल को देखते हैं। गुडविल, इसकी एक थ्योरी में हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि गुडविल क्या होता है, कि एक अच्छा नाम होता है, एक फर्म की जो है रेपुटेशन होती है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, गुडविल। गुडविल क्या है, एक गुड नेम है, ये रेपुटेशन है फर्म की जो उसने हार्डवर्क और ऑनेस्टी से कमाई है। अगर हमारा इसका गुडविल का कैसे पता चलेगा कि अगर हमारे अगर हम कोई गुड्स बेच रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, तो अगर हमारे कस्टमर हमारे पास बार बार अगर हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाई होकर बार बार हमारे पास ही सामान या सर्विस लेने आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी गुडविल मार्केट में अच्छी हो रही है, फ्यूचर में हम अच्छा प्रॉफिट अब कमा सकते हैं। ये हमारी गुडविल हो जाएगी। गुडविल क्या होती है, किसी भी फर्म की अच्छी इमेज, रेपुटेशन या इसका अच्छा नाम होता है। ठीक है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना बेटा, कि एक ये बात जरूर ध्यान में रखनी है, कई बार पूछा जाता है कि गुडविल हमारी जो होती है कैसी एसेट्स होती है। हम क्या है कि एसेट्स हमारी 2 तरह की होती है ना, टेंजेबल और इनटेंजेबल। तो गुडविल कैसी होती है, गुडविल हमारी इनटेंजेबल एसेट्स होती है, ये याद रखना है। ठीक है, इंटेंजेबल का मतलब है कि जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर हमारे कस्टमर, हमारे वर्कर्स की, हमारे कर्मचारियों की, हमारे वर्कर्स हमसे ही बार बार हमारे जो सामान है, हमारी सर्विसेज हैं, उससे संतुष्ट होकर बार बार हमारे पास ही सामान खरीदने आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी वो गुडविल के कारण ही आ रही हैं। तो ये इनटेंजेबल है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता इसको। वैल्यूएबल एसेट्स है, इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने में भी हेल्पफुल होती है। ये कंस्टेंट फ्लक्चुएशंस, ये मतलब लगातार चेंज होती रहती है। जो गुडविल होती है वो 2 तरह की होती है बेटा। एक तो हम खुद से जनरेट करते हैं कि हम अपनी फर्म, हम मार्केट में नए आए हैं, हमारी फर्म जो है अच्छा काम कर रही है, हमारे कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, उससे हमारे कस्टमर सेटिस्फाई होकर बार बार हमारे पास आ रहे हैं, हमने खुद ही जनरेट की है उस गुडविल को हमारे अच्छे व्यवहार से। तो वो जो होती है उसको हम कभी भी अकाउंट्स में नहीं दिखाते। लेकिन अगर किसी दूसरी फर्म का हम बिजनेस खरीदते हैं, दूसरी फर्म का बिजनेस खरीदने के कारण अगर हमने गुडविल देखो जैसे दूसरी फर्म का हमने बिजनेस खरीदा, उस बिजनेस की टोटल एसेट्स मान लो हमारी 1 लाख की बनती हैं,
तो उन नेट एसेट्स जो है उसकी 1 लाख की बचती है। नेट एसेट्स मतलब कि हमारा एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज़ को अगर घटा दोगे ना तो उसके बाद जो बैलेंस बचता है एसेट्स का, वो एसेट्स लगा लो हमारी 1 लाख की हैं, 1 लाख की हैं, तो उन 1 लाख के बदले अगर तुम उसको 1,20,000 रुपये दे रहे हो तो इसका मतलब ये 20,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, ये उसकी गुडविल के दिए जाएंगे। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि अगर तो कब वैल्यू की जाती है, कब निकाली जाती है गुडविल की, जब हम अपना बिजनेस बेच रहे हो या तुम किसी दूसरे का बिजनेस खरीद रहे हो तो उसका परचेज कंसिडरेशन तुम जितना भी देते हो ना, वो हमारा क्या होता है, उस गुडविल का हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। इसके बाद कह रहा है कि गुडविल की जो वैल्यू निकालनी है ना वो बहुत मुश्किल होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। हम ये सिर्फ मानकर चलते हैं कि हमारी हम जो एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हैं, या हम अगर हमारा कोई बिजनेस खरीद रहा है तो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा वो गुडविल का दिया जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। और भी कुछ सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं जिनके कारण वो वैल्यू जो है वो ज़्यादा दी गई हो, तो हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, सिर्फ इसका क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं गुडविल का। इसके बाद जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि गुडविल को कितने पार्ट में बांटा गया है, 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक परचेज गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है उसको कभी भी हम अकाउंट्स में नहीं दिखाते, और जो हमारी परचेज गुडविल होती है उसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेथड है वो पढ़ते हैं। अभी हमारी गुडविल जो है कैलकुलेट करके देखेंगे हम। ये सेल्फ जनरेटेड है, उसको अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता बेटा, और जो इसको अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाएगा, और जो परचेज गुडविल होगी उसको अकाउंट्स में दिखाया जाएगा। अब हमें मेथड पढ़ने हैं। एवरेज प्रॉफिट, 3 मेथड होते हैं इसके, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, एक कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है कह रहा है कि बिल्कुल सिंपल है, इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी साल दे रखे हैं गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट्स। पिछले सालों के जितने भी प्रॉफिट हैं, जैसे मान लो 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, उन 5 सालों के प्रॉफिट को तुम ऐड करोगे और उसको 5 साल है, अगर 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड करोगे। जो भी हमारा इन 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे। ये सबसे सिंपल हमारा मेथड रहेगा गुडविल कैलकुलेट करने का। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, ये देखते हैं क्या कह रहा है गुडविल में। इस क्वेश्चन में कि हमारी फर्म है उसकी गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, मतलब 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, ये 500 सालों का प्रॉफिट है। इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 500 सालों के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और उसको 5 से डिवाइड करेंगे, और इसके बाद नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 दे रखा है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा अभी हमने थ्योरी में पढ़ा इसका फॉर्मूला उसके आधार पर। लेकिन यहाँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2016 को हमारा क्या हुआ, फायर ब्रोक आउट विच रिजल्ट इनटू ए लॉस ऑफ गुड्स 3 लाख का। 3 लाख का हमारा आग लगने के कारण नुकसान हो गया, लेकिन उस नुकसान के बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 70,000 का क्लेम भी दे दिया। इसका मतलब क्या हो गया, जो आग लगने से नुकसान हुआ है वो कौन सा नुकसान हुआ है, हमारा एबनॉर्मल नुकसान हुआ है। ये कोई हर साल होने वाला नुकसान नहीं है, हमारा असामान्य नुकसान है। तो इसको एवरेज प्रॉफिट निकालते समय हमें क्या करना होता है, एबनॉर्मल नुकसान अगर हुआ है तो उसको हमें ऐड कर लेना होता है बेटा। और ऐसा कोई प्रॉफिट हो जाता है एबनॉर्मल जो हर साल होने की, जो रेकरिंग नेचर का नहीं होता, हर साल नहीं होता, उसको हम क्या कर लेते हैं, एबनॉर्मल जो प्रॉफिट है तो घटा देते हैं, और लॉस होता है तो उसको जोड़ देते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि 1 जनवरी को तो हमें क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ, 3 लाख का लॉस हुआ। तो इसका मतलब कब हुआ, ये 2016, 1 जनवरी 2016। तो देखो 5 साल दे रखे हैं, 1 जनवरी 2016, 15-16 का जो तीसरा साल है हमारा उसमें ऐड होगा, क्योंकि देखो 15-16, 1 जनवरी 2016 है, मार्च 2016 को ये साल खत्म होगा, तो 1 जनवरी इसी साल के बीच में आ रहा है। इस साल में पहले से हमें नुकसान हुआ है 60,000 का, जो इस ब्रैकेट में दिया होता है, इसका मतलब वो लॉस होता है, माइनस की जो डिजिट होती है वो माइनस की होती है। 60,000 का पहले से हमें नुकसान है, आगे हमें 3 लाख का अबनॉर्मल लॉस और हो गया, लेकिन कंपनी जो थी इंश्योरेंस कंपनी 70,000 उससे मिल चुके हैं। तो इन 3 लाख में से ये 70,000 घटाओगे, अबनॉर्मल नुकसान जो होगा हमारा अबनॉर्मल वो 2,30,000 का माना जाएगा। तो इन 60,000 में 2,30,000 तुम ऐड कर दोगे, तीसरा साल जो है 1 जनवरी 2016, 15-16 में आएगा, तो 2,30,000 इसमें ऐड करोगे। अगर ये 60,000 माइनस के हैं तो ये 2,30 में से माइनस के 60,000 हो गए और प्लस 2,30,000 हो गए, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,30 में से ये 60 अब हम घटा देंगे।
1,70,000 हमारी तीसरे साल का प्रॉफिट जो होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालते समय 1,70,000 को ऐड करोगे 2015-16 के लिए, ठीक है। आगे दूसरी जो क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, ये कहाँ आ रहा है 2017-18 में 31 मार्च लास्ट वाले दिन क्या कह रहा है, फर्म को रिसीव हुई अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड 80,000 का। तो देखो टैक्स इन्होंने अपनी तरफ से जमा करवा दिया था, लेकिन इनको टैक्स रिफंड हो गया, वापस मिल गया टैक्स का पैसा जो इन्होंने जमा करवाया था 80,000। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया बेटा। तो अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है, अभी हमने बात की थी, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो उसको घटा दोगे, और एबनॉर्मल लॉस है वो हमने यहाँ जोड़ लिया था। तो 2,50,000 में से ये 80,000 यहाँ घटा दो लास्ट ईयर में, यहाँ भी क्या बच जाएगा, 250 में से 170 ही यहाँ बचेगा। अब हमें क्या करना होगा, 2013 का तो 4 लाख ही लेना होगा, 14-15 का 5 लाख लेना होगा, 15-16 का ये 60,000 में से 230 हमने ऐड कर लिए थे, उसके बाद हमारा जो 170 बचा था वो प्रॉफिट ऐड करोगे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। 2016-17 का 185 रहेगा, 17-18 का हमने ये 80,000 लेस करके जो 170 की कैलकुलेशन करी थी उस 170 को ऐड करोगे। अब इन 5 सालों का प्रॉफिट ऐड करके 5 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इनको, और जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको हम 3 ईयर ऑफ परचेज से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी गुडविल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा दूसरा जो मेथड रहेगा वो रहेगा सुपर प्रॉफिट का मेथड। सुपर प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि जैसे हमारे जैसी फर्में हमारे जैसा ही सेम काम कर रही हैं, वो जितना प्रॉफिट कमा रही हैं तो उसको हम नाम देंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जा रहा है। और अगर हमारी फर्म उस प्रॉफिट की तुलना में ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहाँ जैसे पिछले साल के पिछला क्वेश्चन जो था एवरेज प्रॉफिट का जो हमारा मेथड था उसी की तरह रहेगा, हमारा फॉर्मूला तो गुडविल कैलकुलेट करने का वही रहेगा। वहाँ हम क्या कर रहे थे, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ हम सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस फर्क तो इतना ही है। लेकिन ये सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा इसने एग्जाम्पल दिया है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है कि नॉर्मल से ज़्यादा अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो वो हमारा सुपर प्रॉफिट होगा। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग है वो एक फर्म की पार्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस 15% है, और यदि हमारी फर्म भी वैसा ही सेम टाइप का बिजनेस कर रही है और 1 लाख इन्वेस्ट करती है कैपिटल को, तो यदि हमारी अर्निंग 25,000 होती है, देखो 1 लाख तो हमारी कैपिटल इन्वेस्टिंग है, 1 लाख हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी फर्में तो कमा रही हैं इस पर 15%, मतलब 15,000 रुपये कमा रही हैं दूसरी फर्में, और हमारी फर्म ने कितना कमाया है, यहाँ पर 25,000 कमाया है। तो इसका मतलब और फर्मों की तुलना में अगर 10,000 ज़्यादा कमा रहे हो तो वही हमारा यही 10,000 रुपये क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये जो भी सुपर प्रॉफिट आता है उसको लास्ट में नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारी वो गुडविल निकल जाती है। एक एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ देख लेते हैं एक बार। एक फर्म है नेट प्रॉफिट कमा रही है लास्ट 7 ईयर में, 2018 में 20,000 प्रॉफिट कमाया इसने, यहाँ 2018 में 20,000 प्रॉफिट है, फिर 19 में 70,000 का नुकसान हो गया, 70,000 का नुकसान हो गया, 20 में भी नुकसान हो गया, 21 में प्रॉफिट है। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं इनमें हम क्या करेंगे, जो जो प्रॉफिट वाले हैं उन सभी को ऐड कर दो, नुकसान है उनको उन टर्म्स को घटा दोगे, ठीक है। 7 सालों का एवरेज प्रॉफिट, उससे फिर 7 से उसको डिवाइड करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। अब हमें दूसरा निकालना है सुपर प्रॉफिट, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट के लिए, और एक निकालना है हमें यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, यहाँ ऊपर भी दिया था इसने कि कैपिटल इन्वेस्ट जितने भी करते हैं हम और उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दोगे। तो कैपिटल इन्वेस्ट इसने बता रखी है यहाँ पर 12 लाख करोगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का है, तो मतलब इससे तो हमें कैलकुलेट कर लिया कि नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 1,20,000 है। अब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 1,20,000 आ गया, और जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो यहाँ से कैलकुलेट करके देखेंगे हम। प्रॉफिट वाले सारे 5 सालों को जोड़ोगे, लॉस वाले जो 19 का है और 20 का है इनको घटा दोगे, जो भी वैल्यू इनकी टोटल की आएगी उसको 7 से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट आएगा वो हमारा एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। उस एवरेज प्रॉफिट इनकी कैलकुलेशन से जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसमें से हम हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा था 1,20,000 उसको घटा देंगे, तो वो जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा। और सुपर प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं 2.5, जो भी वैल्यू आएगी हमारी किस चीज़ की आएगी, वो हमारी गुडविल की आएगी, ठीक है। इस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट कर लेंगे।
तीसरा हमारा मेथड आ रहा है वो आ रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड का। कैपिटलाइजेशन मेथड का क्या मीनिंग है कि जैसे देखो पीछे अभी अभी हम कर रहे थे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे थे, तो हमारे पास थी कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की ये पहले से हमें पता है। उस इन्वेस्टमेंट पे हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जितना भी है उसके आधार पर हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे। कैपिटलाइजेशन मेथड है, इसमें पहले से एवरेज या सुपर प्रॉफिट हमें दे रखा होता है और हम ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि इतना प्रॉफिट जो आया है ना वो कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करने पर आया होगा। ये कैपिटल हमें अब कैलकुलेट करनी होती है, प्रॉफिट पहले दिया होता है, ये कैपिटल देखनी होती है कि कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करने पर आया होगा, ठीक है। और उसको अगर वो जो आ जाता है तो गुडविल क्या देखते हैं कि जितनी हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी या फिर ये जो कैलकुलेट करके देखा हमने वो कैपिटल करी, दोनों में डिफरेंस जो भी होगा ना वो हमारी गुडविल की वैल्यू हो जाती है। यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। इस मेथड में कह रहा है कि सबसे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट ही कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये एवरेज प्रॉफिट हमें कितनी कैपिटल की नीड होगी ये एवरेज प्रॉफिट कमाना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमें दिया होगा क्वेश्चन में, इस आधार पर हम ये देखेंगे। इसके लिए इसीलिए क्या कहते हैं इसको कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहते हैं उसकी एवरेज प्रॉफिट। दो तरीके से निकाला जाएगा यहाँ भी, एक एवरेज प्रॉफिट के आधार पर और एक सुपर प्रॉफिट के आधार पर। तो मान लो एक एग्जाम्पल कह रहा है कि एक फर्म है जो 50,000 प्रॉफिट कमाती है एवरेज बेसिस पर, मतलब एवरेज प्रॉफिट है हमारा वो 50,000 रुपये है ये वाला, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारा है 10%, ठीक है। तो अगर देखो पहले हमें पिछले क्वेश्चन में हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या कर रहे थे, कैपिटल जितनी दे रखी होती है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो भी हमारा पीछे जैसे 10% था उस 10 को हम डिवाइड कर रहे थे 100 से। इस तरीके से हमारा क्या निकल रहा था, हमारा प्रॉफिट निकल रहा था, है ना। तो अगर हमें ये प्रॉफिट जो कैलकुलेट कर रहे थे वो पहले से दिया हुआ है और हमें निकालनी है अब कैपिटल, तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं ना कि हमारा जो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट दे रखा है उसको हम 100 से तो मल्टीप्लाई कर दें और जो रेट है यहाँ पर जैसे 10% है उस रेट से डिवाइड कर दें, तो जो कैपिटल निकालनी थी वो निकल सकती है हमारी। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या होगा कि जो हमारा 50,000 प्रॉफिट तुम कमाते हो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 जो % दे रखा है इससे डिवाइड कर दो। इसका मतलब ये 50,000 प्रॉफिट कमाने के लिए हमें 5 लाख कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैलकुलेट कर लिया कि एवरेज ये प्रॉफिट कमाने के लिए इतने कैपिटल हमें लगानी पड़ेगी। और अब हो सकता है हमारी फर्म ने लगाई हो 4 लाख ही कैपिटल और उसी पर हमें 50,000 रुपये ये प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब देखो इस प्रॉफिट को निकालने के लिए नॉर्मल तौर पर हमें 5 लाख कैपिटल लगानी पड़ती है, लेकिन हमारी फर्म ने सिर्फ 4 लाख कैपिटल लगाई है। तो जो 1 लाख का डिफरेंस आ गया ना बेटा, वो हमारी किसके कारण आया है, वो हमारी गुडविल के कारण आया है। इसी तरीके से हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है गुडविल। इसका एक मेथड और है हमारा, अभी हमने बात की कि या तो हम किसके आधार पर करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइज करेंगे या फिर हमारा सुपर प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट आपको पता है कैसे निकालना है, अभी हम बात कर चुके हैं कि जो भी हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है, उसमें से हम अगर घटा देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को तो वो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। सुपर प्रॉफिट वही रहेगा। गुडविल को कैसे कैलकुलेट करोगे, सुपर प्रॉफिट हमारा जितना भी निकलता है, यहाँ एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल घटा चुके हैं तो जो सुपर प्रॉफिट होगा उसका सीधा 100 से मल्टीप्लाई करके और जो भी रेट यहाँ पिछले एग्जांपल में 10% दे रखा था 10 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर सीधा गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ हम ये जो घटाने वाली बात कर रहे हैं ना कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि जो हमने कैपिटल लगाई उसको हम घटा रहे थे कि नॉर्मल जो रेट एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जितनी कैपिटल की जरूरत पड़ी थी जैसे 5 लाख, उसमें से हमारी लगाई हुई कैपिटल को हम घटा रहे थे वहाँ। लेकिन यहाँ पर ये घटाने वाला काम हम सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए ही कर चुके हैं, एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट की घटा चुके हैं एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब यहाँ दोबारा वो कैपिटल घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा हमें, सीधा सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करोगे ना, वही हमारी क्या हो जाएगी, गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अब इस चैप्टर में हमें मेन हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, और अब गुडविल की ट्रीटमेंट और जो रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या फिर एसेट्स को रिवैल्यूएट करना है, वो इसकी एक नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।